Good morning students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the first lecture of chapter 5 सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री एनसीईआरटी केमिस्ट्री का ये चैप्टर नंबर 5 है, आपकी जो पार्ट 1 टेक्स्ट बुक है उसका, और ये है आज लेक्चर नंबर 1। ठीक है, इस लेक्चर से पहले हम इस सीरीज़ में जो है पहले हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, काइनेटिक्स के चैप्टर्स के डिस्कस कर चुके हैं। तो जो पुराने वीडियोस हैं उनको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, देखिए इंट्रोडक्शन से पहले आपको दो वर्ड के बारे में, एक स्पेशल वर्ड है उसके बारे में तो ज़रूर पता होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन? ठीक है, एब्जॉर्प्शन का मीनिंग क्या होता है, उसका अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होगा तो हम इस चैप्टर में आगे और ज़्यादा डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में हम इस चैप्टर में और क्या डिस्कस करेंगे, मीन्स अगर ओवरऑल हम बात करें तो इस चैप्टर में हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे जो हमें इम्पोर्टेंट है, जैसे हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस की बात करेंगे हम, इसके अलावा हम कोरोजन की बात करेंगे। नेक्स्ट वी कैन टॉक ऑल्सो अबाउट डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस इन दिस चैप्टर। ठीक है, अब देखिए एब्जॉर्प्शन का मीनिंग क्या होता है। एब्जॉर्प्शन, और जैसे एक सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ये एक आपके पास में कोई एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर आपने क्या किया, एक लिक्विड फिल किया, एक लिक्विड फिल किया। ऑफ कोर्स दिस लिक्विड इज से वाटर। ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर आपने शुगर को मिक्स कर दिया। ठीक है, इसके अंदर आपने शुगर डाल दिया। Now when you are stirring this sugar, then after some time you say that sugar has disappeared। क्या बोलेंगे आप कि जो शुगर है वो क्या हो गया है, डिसअपियर हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है उनका जो पार्टिकल्स है, वाटर के मॉलिक्यूल्स का जो पार्टिकल्स है उनके बीच का जो स्पेस था, उस स्पेस में शुगर के मॉलिक्यूल्स जो है वो सेटल हो गए हैं। ठीक है, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि वाटर की जो क्वांटिटी है, उस वाटर की क्वांटिटी ने शुगर को क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है। क्या कर लिया है? एब्जॉर्ब कर लिया है। तो जब कोई सॉलिड सब्सटेंस किसी लिक्विड में मिक्स हो जाता है, वेल मिक्सड, ओके, तो उस कंडीशन में हम सॉलिड सब्सटेंस को हम बोलेंगे सोल्यूबल। क्या बोलते हैं? सोल्यूबल। तो सोल्यूबल का जस्ट अपोजिट जो होगा उसको हम बोलेंगे नॉन सोल्यूबल, या इनसोल्यूबल भी बोल सकते हैं, नॉन सोल्यूबल, और यू कैन ऑल्सो से इनसोल्यूबल। इनसोल्यूबल का मीनिंग क्या होगा? सिंपली द substance which is not soluble in water. When we are talking in general, then the solvent that is to be used here, उसको हम बोलते हैं वाटर का ही हम मोस्टली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया वाटर के लिए। अब देखिए जब सॉलिड होता है तब तो ऐसा केस होता है, तब तो हम ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, बट इन केस ऑफ लिक्विड्स, यानी कि अगर आपके पास सोल्यूट और सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर लिक्विड, आइदर लिक्विड और गैस, यहाँ पे गैस या लिक्विड, उस कंडीशन में जो अगर सोल्यूट कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है सॉल्वेंट में, तो ऐसे सोल्यूट को हम बोलते हैं मिसिबल। क्या बोलते हैं? मिसिबल। और मिसिबल का अपोजिट जो वर्ड होगा उसको हम बोलेंगे इमिसिबल। ठीक है, ये वर्ड जो है ये इनके सिनोनिम्स हो सकते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स से आप इनको मान सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग जो है उनका सेम नहीं होता है। सोल्यूबल इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ मिसिबल। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग में दोनों डिफरेंट है, तो ये बात आपको याद रखनी है। एक तो एब्जॉर्प्शन के बारे में हमने देख लिया कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो जो पर्टिकुलर सॉल्वेंट है या कोई भी दूसरा सब्सटेंस है उसके अंदर बल्क में मिक्स हो जाता है, मतलब उसका जो थ्रू आउट जो कॉम्पोजिशन हो जाता है वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है आफ्टर मिक्सिंग, और अगर यहाँ पर हम बात करें तो आफ्टर मेकिंग दिस सोल्यूशन। ठीक है, ये तो बात थी हमारी एब्जॉर्प्शन की। अब हम बात कर रहे हैं एडजॉर्प्शन की। हमारा जो नया टॉपिक है वो है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का मीनिंग क्या होता है? देखिए एडजॉर्प्शन का मीनिंग ये होता है कि अगर किसी सरफेस की अगर हम बात करते हैं, जैसे ये कोई एक सरफेस है, ठीक है, अगर इस सरफेस को हम
माइक्रोस्कोपिक व्यू के बेसिस पे देखते हैं तो ये जो सरफेस है ये आपको ऐसी नज़र आएगी। ये इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू है। इस सरफेस के लिए ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स है, ठीक है। और ये जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है कि जो गैसियस सब्सटेंस होते हैं, जो गैसियस सब्सटेंसेस होते हैं, गैसियस सब्सटेंसेस या ऐसे सब्सटेंस जो गैस में हैं, गैसियस फॉर्म में हैं, जब उनको आप इसके ऊपर रखते हो या उनको यहाँ पर इकट्ठा कर देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक्यूमुलेट। और ये जो प्रोसेस होता है, द accumulation of gaseous particles of the surface of any solid substance, that is called adsorption। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन बोलते हैं। एडजॉर्प्शन का मीनिंग सिंपल सा है, क्या कि द एडजॉर्प्शन का मीनिंग क्या होगा? द एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मीनिंग भी सिंपल सा है, सेम कि उन जो अपना क्या बोलते हैं इसको, गैसियस पार्टिकल्स जो होते हैं, गैसियस पार्टिकल्स होते हैं उनका जमा हो जाना, उनका जमा हो जाना, उसको हम बोलते हैं क्या? एडजॉर्प्शन, ठीक है। अब अगर हम इसके अंदर बात करें दो फेजेस की, जैसे यहाँ पर देखिए इस वाले में ये पार्टिकल्स जो हैं, ये पार्टिकल्स जो हैं ये किसी पर्टिकुलर गैस के हैं, तो ये जो सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच इज़ गेटिंग एक्यूमुलेटेड, सब्सटेंस विच इज़ गेटिंग एक्यूमुलेटेड ओवर द सरफेस ऑफ ए मेटल और ए सॉलिड सरफेस, उसको हम बोलते हैं एडजॉर्बेट। एक वर्ड है, एक टर्म है एडजॉर्बेट। ये आपको याद रखना है क्योंकि इम्पोर्टेंट है, कभी कभी इसको पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि जो मॉलिक्यूल्स है जिस भी सब्सटेंस की या किसी भी पर्टिकुलर गैसेस की जो कि किसी पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एडजॉर्बेट, ठीक है। ई इज ऑल्सो देयर, एडजॉर्बेट, ठीक है। और जिस सरफेस के ऊपर, द सरफेस ऑन विच दिस होल प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस, उस सरफेस को जो है हम क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेंट। क्या बोलेंगे हम उसको? एडजॉर्बेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको तीन टर्म मिल गए, एक एडजॉर्प्शन, एक एडजॉर्बेट एंड द थर्ड वन इज एडजॉर्बेंट, ठीक है। इन तीनों में क्या मीनिंग है, इनका क्या डिफरेंस है, ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एडजॉर्प्शन की हम कुछ और डिटेल्स की बात करें तो एडजॉर्प्शन जो है वो एक सरफेस फिनोमिनन है। क्या है? सरफेस फिनोमिनन। क्यों है? क्योंकि सिंपल सा है, हमने देखा अभी सरफेस के ऊपर ही होता है ये सरफेस फिनोमिनन या सरफेस प्रोसेस, एक सरफेस प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर सॉलिड सरफेस या मेटल के सरफेस पे ही ऐसा होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम इसको हम क्या बोलेंगे? एक सरफेस प्रोसेस या फिनोमिनन बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर जो सरफेस एरिया होता है उसका ज़्यादा रोल होता है। सरफेस एरिया का मीनिंग क्या होता है? पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सरफेस एरिया। देखिए सिंपल सा है, जैसे ये मेरा एक फिंगर है, ठीक है। इस फिंगर को अगर आप मैं कंपैरिजन करता हूँ पूरे हैंड के साथ, पूरी जो ये पाम है इसके साथ में, तो एक फिंगर का जो सरफेस एरिया है, एक फिंगर का जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो और पूरे पाम का एरिया, इन दोनों में डिफरेंस है, ग्रेट डिफरेंस, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक फिंगर का सरफेस एरिया या कॉन्टैक्ट एरिया कम होगा विद रेस्पेक्ट टू द पाम होल, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक फिंगर का सरफेस एरिया कम होगा और एक पूरा पाम जो है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। तो सरफेस एरिया जो होता है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है एडजॉर्प्शन की प्रोसेस में, एडजॉर्प्शन की प्रोसेस में, ठीक है। जनरली जो एडजॉर्बेंट होता है, एडजॉर्बेट होता है, उसके फॉर्म के लिए इसके लिए हम लोग गैसेस का यूज़ करते हैं। कौन होता है? जनरली ये गैसेस होती है, गैसेस जो कि जनरली यूज्ड एज एडजॉर्बेंट, ठीक है। अब एडजॉर्बेंट जो होता है वो क्या हो सकता है? तो डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो एडजॉर्बेंट का रोल प्ले करते हैं, एडजॉर्बेंट का रोल प्ले करते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एक तो आता है हमारा चारकोल,
बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है चारकोल। हम इनके एग्जाम्पल्स की देखेंगे, इनके यूसेस भी देखेंगे, वेयर दीज आर यूज्ड। नेक्स्ट आता है आपका एक सिलिका जेल, सिलिका जेल। और नेक्स्ट आता है आपका जैसे सिलिका जेल के अलावा आपका आता है क्ले। क्ले मतलब एक टाइप ऑफ सॉइल, मिट्टी का एक प्रकार होता है, टाइप होता है क्ले जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। लोमी सॉइल, क्ले सॉइल और कौन सा आता है, सैंडी सॉइल, ठीक है। ये क्या है, सॉइल के टाइप्स होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे आपका क्या बच गया, हाँ कोलॉइड। कोलॉइड्स जो हैं वो भी क्या हैं, एग्जांपल्स हैं किसके, एडजॉर्बेंट के, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखना है, एडजॉर्बेंट के कुछ एग्जांपल्स हैं। अब अगर हम इनकी डेली लाइफ के अंदर एग्जांपल्स की बात करें, किसके अंदर, डेली लाइफ के अंदर अगर हम एडजॉर्प्शन की बात करें तो आपको आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 4 एग्जांपल्स की हम बात करेंगे यहाँ पे। स्पेशली 4 एग्जांपल्स आर गिवन इन द योर टेक्स्ट बुक, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल देखिए क्या लिखा हुआ उसमें कि जब किसी ऐसी वेसल में या ऐसे किसी कंटेनर में जिसके अंदर ऑलरेडी गैस प्रेजेंट है और उसके अंदर अगर हम पाउडर्ड चारकोल फिल कर देते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि उस कंडीशन में जो गैस है, जिस गैस के पार्टिकल्स या जिस गैस के मॉलिक्यूल्स को हमने उस पर्टिकुलर कंटेनर में लिया है, उस गैस के जो मॉलिक्यूल्स है या जो उनका प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। तो अब ऐसा क्यों होता है, वाई डस सो दिस हैपन, वाई डस सो दिस हैपन, बिकॉज क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, पहले क्या था, गैस का जो प्रेशर था वो किस लिए था, बिकॉज ऑफ व्हाट, द गैस एक्सर्ट्स प्रेशर बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, बिकॉज ऑफ फ्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ पर ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ये क्या हो गए, अभी यहाँ पर अटैच हो गए हैं, नाउ दे आर नॉट फ्री टू मूव एनी मोर, ठीक है। तो अब क्या हो गया, जब ये मॉलिक्यूल्स फ्री नहीं है मूवमेंट करने के लिए तो इनके द्वारा जो प्रेशर है, जो एक्सर्ट प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ओके। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करने के लिए फ्री होंगे उतना ही ज़्यादा उस पर्टिकुलर गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा। और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या हो गए हैं, स्टक हो गए हैं इस सरफेस पे, इस मेटल की सरफेस पे, इसलिए यहाँ पर इसका मॉलिक्यूल का इस गैस का जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। और ये जो एडजॉर्बेंट की जो सरफेस है, ये जो मेटल की या जो सॉलिड सरफेस है उसके ऊपर इसकी गैसियस मॉलिक्यूल्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि व्हेन चारकोल पाउडर एंड गैसेस एनी पर्टिकुलर गैस आर मिक्सड देन व्हाट हैपन्स। ऑप्शंस दे देगा आपको, 4 ऑप्शन से। एक के अंदर बोलेगा कि द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस इंक्रीसेस बट द कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीसेस, ऐसा कुछ करके 4 ऑप्शन बनाएगा आपको, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सेकंड एग्जांपल या सेकंड जो एप्लीकेशन या जो दिया हुआ आपकी बुक के अकॉर्डिंग, उसमें ये है कि जैसे जो ऑर्गेनिक डाई होता है, जैसे एक एग्जांपल लिया है इसमें मिथाइलिन ब्लू का। मिथाइलिन ब्लू क्या है, एक ऑर्गेनिक डाई है। डाई का मतलब क्या होता है, कोई भी कलरिंग एजेंट जिसमें अंदर कलर होता है, ठीक है। तो अगर इस मिथाइलिन ब्लू को अगर आप एनिमल चारकोल के ऊपर ऐड करते हो, यानी उनको दोनों को मिला देते हो, सिंपल सा लॉजिक यही है कि जब आप उन दोनों को मिला देते हो तो उसके बाद में जब अगर आप इसको फिल्टर करोगे, किसको, मिथाइलिन ब्लू को, आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर मिथाइलिन ब्लू लिया और उसके अंदर आपने चारकोल, एनिमल चारकोल को मिक्स कर दिया। और जब आप उसको फिल्टर करोगे तो मिथाइलिन ब्लू का जो ब्लू कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा, किसमें, फिल्ट्रेट में, ठीक है। जो नीचे आपको बचेगा फिल्ट्रेट वो वहाँ से डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो डाई है उसके जो मॉलिक्यूल्स है ना वो क्या हो गए हैं, चारकोल की जो ये सरफेस है उसके ऊपर क्या हो गए, एडजॉर्ब हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, शुगर जो होती है, अगर आप लोगों ने देखा होगा शुगर का नेचुरल जो हम लोग कलर जो यूज़ करते हैं, यानी हम लोग जो मार्केट से परचेज करके लाते हैं शुगर, उसका कलर तो वाइट होता है, एग्जैक्टली वाइट होता है। लेकिन जब इसका प्रोडक्शन होता है, शुगर का प्रोडक्शन होता है तो उसका कलर वाइट नहीं होता है, कुछ येलोइस कलर का होता है, ठीक है। अब ये जो येलोइस कलर का जो कलर होता है इसको वाइट कैसे करते हैं, इसके लिए भी सेम एडजॉर्प्शन का ही प्रोसेस यूज़ किया जाता है। उसके लिए क्या करते हैं, एनिमल चारकोल। अच्छा, एनिमल चारकोल क्या होता है, सिंपल, एनिमल्स की जो बोन्स होती है, एनिमल्स की जो बोन्स होती है, हड्डियाँ जो होती है, आप शायद कभी देखा हो आप लोगों ने, तो कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं, जो डेड एनिमल्स होते हैं जिनको
कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है खुले में या कहीं पे भी, तो उनकी जो डेड एनिमल्स की जो बोन्स होती है उनको कलेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। और वो कहीं पर्टिकुलर किसी जगह पे ले जाते हैं और फिर उन जब बोन्स को बर्न किया जाता है तो उनसे जो बनने वाला जो सब्सटेंस होता है उसको हम बोलते हैं एनिमल चारकोल, ठीक है। तो किसी एनिमल चारकोल को जब आप शुगर के अंदर फ्लो करते हैं तो क्या करता है, वो चारकोल जो होता है वो उस रॉ शुगर जो है उसका जो येलोइश कलर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। सिंपल सा है कि उसका जो पिगमेंट है जिसकी वजह से रॉ कलर जो येलोइश कलर आ रहा है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और ये प्रोसेस जो है ये भी एक एडजॉर्प्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आता है वो ये आता है कि आप लोगों ने शायद देखा होगा कि कुछ जो ह्यूमिडिटी से सेंसिटिव सब्सटेंस जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ह्यूमिडिटी से सेंसिटिव जो इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स होते हैं, स्पेशली जैसे लैपटॉप्स होते हैं, मोबाइल्स होते हैं और जो और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, साथ में एक छोटा सा पैकेट भी आता है, एक छोटा सा पैकेट आता है, पाउच आता है। और उस पाउच के अंदर क्या होता है, उस पाउच के अंदर होता है सिलिका जेल। क्या होता है, सिलिका जेल। और ये सिलिका जेल क्या करता है, उस पाउच के आसपास की जितना भी जो उस कंटेनर में जिसमें ये लैपटॉप या आपका जो मोबाइल स्मार्टफोन है या कोई गैजेट है जो जिसको उसमें पैक किया हुआ है, उस पैक के अंदर जो एयर होगा, वैसे तो उसको एयर टाइट बनाया जाता है और एयर टाइट बनाने के बाद में उसमें ये सिलिका जेल का कुछ पैकेट्स रख दिए जाते हैं। तो ये सिलिका जेल जो होता है ना, ये क्या करता है, उससे आसपास की जो एयर है उस पैकेट या उस कंटेनर के अंदर जो एयर है उस एयर में से वाटर का जो कंटेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम बात कर रहे हैं, तो उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर जो वाटर की वजह से कोई अगर रिएक्शन या कुछ हो सकता है तो उस प्रोसेस को हम स्टॉप कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये इसका यूज़ हो गया। तो कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो आइटम्स होते हैं उनके साथ एक छोटा सा पैकेट अंदर फिक्स होता है, अंदर इनबिल्ट वो उसके साथ में ही आता है, ठीक है। तो ये था प्रोसेस एडजॉर्प्शन, ठीक है। अब देखिए एडजॉर्प्शन जो है उसके अंदर हमने क्या देखा कि जो एडजॉर्बेट है, एडजॉर्बेट जो है उसके मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर एक्यूमुलेशन होता है, इकट्ठे होते हैं। लेकिन इसका अपोजिट भी तो हो सकता है। अपोजिट का मतलब यहाँ से जब ये मॉलिक्यूल्स वापस हट जाएं, यानी कि रिमूवल हो जाए यहाँ से इन मॉलिक्यूल्स का, द रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी एडजॉर्बेट, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम जो प्रोसेस है उसको एडजॉर्प्शन का अपोजिट जो है वो वर्ड देते हैं, वो टर्म देते हैं और उस टर्म को हम बोलते हैं डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन यहाँ से तो हो गया एडजॉर्प्शन और ये हो गया डी। डी का मतलब होता है अपोजिट, कम होना, ठीक है। जैसे डी कार्बोक्सिलेशन, आप लोगों ने उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कभी। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम होना। डी ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन का कम होना। डी हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का कम होना। डी हाइड्रेशन, वाटर का लॉस होना या कम होना। तो यहाँ पर भी ये जो डी है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कम होना। जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है उसको कम होना। तो एडजॉर्प्शन का जो प्रोसेस है, एडजॉर्प्शन का जो प्रोसेस है उसका जो अपोजिट प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हमेशा डीजॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा और वर्ड हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, क्या कि अगर कोई ऐसा प्रोसेस हो, एक ऐसा कोई एग्जाम्पल हो जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन भी हो और एडजॉर्प्शन भी हो, अगर ऐसा कोई प्रोसेस हो जिसके अंदर ये दोनों साथ साथ हो जाए, एडजॉर्प्शन का प्रोसेस भी हो और एब्जॉर्प्शन का भी प्रोसेस हो, तो उस प्रोसेस के लिए जो पर्टिकुलर हम वर्ड यूज़ करेंगे उसको हम बोलते हैं जॉर्प्शन। सिंपल जॉर्प्शन, ठीक है, ये वाला वर्ड, ओके। तो जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन दोनों एक साथ होते हैं, तो उस प्रोसेस के लिए हम जॉर्प्शन वर्ड यूज़ करते हैं। सॉर्प्शन कुछ भी बोल सकते हो, आपकी इच्छा है। शॉर्प्शन बोल सकते हो, जॉर्प्शन बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप बोलते हो एडजॉर्प्शन, यहाँ पर बोलते हो एब्जॉर्प्शन, तो यहाँ पर भी जॉर्प्शन, ठीक है।
तो ये है इसकी कहानी, एडजॉर्प्शन का इंट्रोडक्शन पार्ट है। अब हम चलते हैं इसका डिटेल्ड स्टडी। इसका जो मैकेनिज्म है वो इम्पोर्टेंट है। मैकेनिज्म हमेशा ही किसी भी, चाहे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन हो या यहाँ का रिएक्शन हो या किसी भी प्रोसेस का हो, दैट इज़ ऑलवेज इम्पोर्टेंट। सो लेट्स डिस्कस द प्रोसेस, द मैकेनिज्म ऑफ दिस एडजॉर्प्शन। ठीक है, ओके। सो द नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है कि ऐसा क्यों होता है, इसको डिस्कस करने के लिए जो प्रोसेस अप्लाई करते हैं हम, जो यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म। देखिए सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ओके, और इस सरफेस के ऊपर एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, इस सरफेस के अंदर की तरफ जो है वो क्या होगा, बहुत सारे एटम्स होंगे इस पर्टिकुलर सब्सटेंस के एटम्स होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एटम्स होंगे, उन एटम्स के बाहर की तरफ जो एरिया है, आउटर जो साइड है, वहाँ पर जो एरिया है या जो साइड है, उस साइड में तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का मतलब किसी दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, और ये जो दूसरे मॉलिक्यूल्स होंगे, अब इससे क्या इफेक्ट आता है, देखिए आपको फिजिक्स के अंदर या फिजिक्स में मान लीजिए दो टाइप के फोर्स होते हैं। एक तो होता है कोहेसिव टाइप के फोर्स, एक तो बोलते हैं हम कोहेसिव फोर्स, और एक होता है एडहेसिव फोर्स। अब देखिए कोहेसिव फोर्स का मीनिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कोहेसिव फोर्स का मीनिंग होता है कि एक ऐसा फोर्स जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच एप्लीकेबल होता है, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच अप्लाई होता है, सेम मॉलिक्यूल्स। ये एडहेसिव क्या होगा, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इस केस में देखिए यहाँ पर जैसे पर्टिकुलर ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल की बात करें तो इस मॉलिक्यूल को इसके आसपास के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी के सभी क्या करते हैं, एक इस कोहेसिव फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, एकदम से इसके ऊपर चारों तरफ से बैलेंस करके फोर्सेस अप्लाई है। लेकिन जो मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है उनके अंदर क्या है, नीचे की तरफ तो बैलेंस है, नीचे की तरफ तो फोर्स एप्लीकेबल है, लेकिन ऊपर की तरफ जो है वो तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन द सेंस कि कोई पर्टिकुलर गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे प्रेजेंट वहाँ पे। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं जो गैस सरफेस पे हैं वो अनबैलेंस कंडीशन में रहते हैं। क्या होता है, अनबैलेंस्ड कंडीशन में रहते हैं। ठीक है, अब उससे क्या फ़ायदा होगा इसको कि जैसे ही इसके आसपास में कोई दूसरा मॉलिक्यूल आ जाता है, जैसे ही इसके आसपास में कोई दूसरा मॉलिक्यूल्स आ जाता है, और वो मॉलिक्यूल जो है वो क्या करता है, इस मॉलिक्यूल के साथ में जो एडहेसिव फोर्स होता है इसको यूज़ करता है, एडहेसिव फोर्स को यूज़ करता है, और एडहेसिव फोर्स की वजह से क्या होता है, इन दोनों में अट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, तो अब इसका जो कोहेसिव फोर्स था वो तो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो जितना ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा कि द क्वांटिटी ऑफ एडजॉर्प्शन, वो किस पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पर कितना कॉन्सेंट्रेशन है किसका, उस एडजॉर्बेट का, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये होगी क्वांटिटी किस पे, एडजॉर्बेट की क्वांटिटी पे, एडजॉर्बेट। सेकंड जो फैक्टर है जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है वो ये है कि ये सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा, यानी सरफेस एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस जिसके ऊपर एडजॉर्प्शन का काम हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं दो फैक्टर जो कि इसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जो एडजॉर्प्शन होता है, पहला फैक्टर तो हमने ये देख लिया कि जो सरफेस एनर्जी या जो फोर्स है वो डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पर सरफेस जो फोर्स है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका हीट फैक्टर। ठीक है, थर्मोडायनेमिक फैक्टर की अगर हम बात करें तो सेकंड जो फैक्टर है वो है हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। इसका मीनिंग क्या होता है, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। देखिए हीट ऑफ एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि जब भी एडजॉर्प्शन होता है तो हमेशा जो रेजिडुअल फोर्सेज होते हैं, रेजिडुअल फोर्स कौन से, जो सरफेस के ऊपर बचे हुए मॉलिक्यूल जो हैं उनके पास जो फोर्स है उसको हम रेजिडुअल फोर्स बोलते हैं, और उन रेजिडुअल फोर्स के अंदर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, वो कम हो जाते हैं। ठीक है,
ओके। अब ऐसा कम होने से क्या हो जाता है कि वो जो पर्टिकुलर सरफेस है उस पर्टिकुलर सरफेस की जो सरफेस एनर्जी होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है। अब जब सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो जाती है इसका मतलब सरफेस एनर्जी यहाँ से बाहर की तरफ रिलीज हो जाती है, और ये जो रिलीज हो रही है एनर्जी ये बाहर की तरफ आ रही है, यानी कि एक ऐसा रिएक्शन, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एनर्जी रिलीज हो रही है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसका मीनिंग क्या हुआ कि एडजॉर्प्शन जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सरफेस एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, डिक्रीज होती है, तो वो जो सरफेस एनर्जी रिलीज होती है वो इस प्रोसेस को एक्सोथर्मिक बना देती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि एडजॉर्प्शन जो है वो कैसा प्रोसेस है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नेक्स्ट फैक्टर जो आता है वो आता है आपका स्पॉन्टेनियस का, स्पॉन्टेनिटी। अब एक क्लास 11 में आप लोगों ने प्रोसेस का नाम सुना होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है? कोई एक ऐसा प्रोसेस जो अपने आप होता है, एक ऐसा प्रोसेस जो अपने आप होता है। ठीक है, सेल्फ ड्राइवन प्रोसेस, सेल्फ ड्राइवन या ड्रिवन प्रोसेस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और ये जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है इसको जो है हम डिग्री ऑफ एंट्रोपी जो होता है उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी वर्ड ये भी आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा। एंट्रोपी का मतलब होता है कि डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। एंट्रोपी को हम जनरली कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। चेंज इन एंट्रोपी जो होगा उसको हम डेल्टा एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी को डेल्टा एस से डिनोट करते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जब ये एडजॉर्प्शन का प्रोसेस होता है तो क्या एंट्रोपी में चेंज होता है या नहीं होता है? अगर होता है तो कैसा होता है? पॉजिटिव चेंज है या नेगेटिव चेंज है? ठीक है, देखिए पहले गैस के मॉलिक्यूल्स थे वो फ्री थे मूवमेंट के लिए। इसका मीनिंग ये होता है, एंट्रोपी का मतलब होता है घूमने की आज़ादी, फ्रीडम टू मूव। ठीक है, फ्रीडम टू मूव। तो घूमने की आज़ादी अगर आपकी कम हो गई है तो इसका मतलब है कि आपकी एंट्रोपी कम हो गई है। अगर आपकी घूमने की आज़ादी इंक्रीज हो गई है तो इसका मतलब है कि आपकी एंट्रोपी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन फर्स्ट विदाउट एडजॉर्प्शन गैस के मॉलिक्यूल्स फ्री थे इधर से उधर मूवमेंट करने के लिए, इसका मतलब उनका एंट्रोपी ज़्यादा था। ठीक है, जब ये एडजॉर्प्शन का प्रोसेस हो गया यहाँ पर इस सरफेस पे, तो अब यहाँ पर क्या हो गया? एडजॉर्प्शन के फॉर्म में, एडजॉर्बेट की फॉर्म में जो ये मॉलिक्यूल्स थे, गैसेस के मॉलिक्यूल्स, वो यहाँ पर बाइंड हो गए, यहाँ पर बंध गए हैं। ठीक है, अटैच हो गए हैं, तो अब उनका मूवमेंट जो है वो क्या हो गया? कम हो गया है। इसका मतलब अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज हो गया है इस कंडीशन में। तो एंट्रोपी डिक्रीज, पहले एंट्रोपी ज़्यादा था, फाइनली एंट्रोपी कम हो गया। अगर ओवरऑल हम चेंज की बात करें तो चेंज जो आएगा वो कैसा आएगा? नेगेटिव। करेक्ट। तो डेल्टा, ये जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है उसके लिए हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होता है उसके लिए हम डेल्टा एच यूज़ करेंगे। डेल्टा एच का वैल्यू भी कितना आता है? नेगेटिव। डेल्टा एच का वैल्यू भी नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, एक्सोथर्मिक इसलिए नेगेटिव, यहाँ पर एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज हो रहा है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, अब आपको एक गिब्स इक्वेशन पता होना चाहिए जो आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, गिब्स इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और ऑलमोस्ट जिस भी एग्ज़ाम में केमिस्ट्री का ये वाला पोर्शन, सरफेस केमिस्ट्री या थर्मोडायनेमिक्स होता है, वहाँ पर जनरली गिब्स इक्वेशन पर ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गिब्स एनर्जी जो होता है उसको हम डेल्टा जी से डिनोट करते हैं, और ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी डेल्टा एस। ये फॉर्मूला होता है गिब्स इक्वेशन का। ठीक है, दिस इज द गिब्स इक्वेशन वेयर डेल्टा जी इज चेंज इन गिब्स एनर्जी, डेल्टा एच इज चेंज इन हीट, एंड हीट एनर्जी बोल दीजिए, एंड टी इज द टेम्परेचर एट विच द पर्टिकुलर प्रोसेस और रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, एंड डेल्टा इज एस इज व्हाट? चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे बताया था कि अगर किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होना होता है
किसी प्रोसेस को अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होना होता है तो उसके लिए आपका जो डेल्टा एस है वो नेगेटिव होना चाहिए। किसी भी प्रोसेस का अगर डेल्टा एस नेगेटिव है, ध्यान से सुनिए, किसी भी प्रोसेस का डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी अगर नेगेटिव है तो इसका मीनिंग ये है कि वो प्रोसेस अपने आप ही होगा, उसको आपको फोर्स या कोई एक्सटर्नल फैक्टर की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम चाहते हैं डेल्टा एस नेगेटिव हो। ठीक है, अब सॉरी डेल्टा एस नहीं, डेल्टा जी, जिस प्रोसेस में डेल्टा जी नेगेटिव होता है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। डेल्टा जी यानी कि चेंज इन गिब्स एनर्जी, चेंज इन गिब्स एनर्जी। ठीक है, अब इस इक्वेशन की हेल्प से हमें डेल्टा जी को नेगेटिव बनाना है। डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा? जब ये वाला जो वैल्यू है ये तो ज़्यादा हो, ठीक है, और ये वाला वैल्यू क्या हो? कम हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर डेल्टा एस जो है उसका वैल्यू नेगेटिव आता है, किसके लिए? एडजॉर्प्शन के लिए, और डेल्टा एच जो है उसकी वैल्यू भी क्या आती है? नेगेटिव आती है। तो अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो ये नेगेटिव, यानी कि डेल्टा एस का जो नेगेटिव है वो, और ये टेम्परेचर इसके साथ में माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव टी डेल एस। अब ये जो वैल्यू है ये तो नेगेटिव में है, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आएगी इसकी डेल्टा एच की। तो अगर ये वैल्यू बहुत ज़्यादा हो तो हम बता सकते हैं कि डेल्टा जी जो है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन दोनों का समेशन जो है वो ओवरऑल क्या आएगा? नेगेटिव वैल्यू आएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि डेल्टा जी जो है वो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में क्या होगा? डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, और डेल्टा जी नेगेटिव आने का मतलब है कि ये जो एडजॉर्प्शन है वो हमेशा क्या हो जाएगा? फिर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा डेल्टा एस जो है वो उसको भी हम कैसे चेंज कर सकते हैं? ठीक है, डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, इसका मीनिंग गिब्स एनर्जी में चेंज होना चाहिए, और वो गिब्स एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए। डिक्रीज होने का मतलब जो हमारा गिब्स इक्वेशन है उसमें हमने देखा है कि माइनस ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो फैक्टर है माइनस टी डेल एस, ये पॉजिटिव होगा, हमेशा ही पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये जो एनर्जी, ये जो प्रोसेस है इसके अंदर डेल्टा एस नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और डेल्टा एच जो है वो भी क्या है? हमेशा ही नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि एडजॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो क्या होगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब क्या होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस या डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो तो होगी इंक्रीज या डिक्रीज, वो तो डिक्रीज होगी, ये डिक्रीज होती जाएगी, और ये क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी। यानी कि अगर ये वैल्यू जो है ये बढ़ती जा रही है और ये वैल्यू कम होती जा रही है, तो एक ऐसा समय, एक ऐसा टाइम आएगा जिसके ऊपर डेल्टा जी जो है, इन दोनों का अगर वैल्यू इक्वल हो जाएगा तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। और जब डेल्टा जी का वैल्यू ज़ीरो हो जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन, उस कंडीशन में क्या होगा? जो रिएक्शन है वो, जो प्रोसेस है वो आपको कुछ भी उसमें चेंज होता हुआ नज़र नहीं आएगा, या यू कैन नॉट ऑब्जर्व एनी चेंज इन द फिजिकल स्टेट्स और इन द प्रोडक्ट्स और इन द कॉन्सेंट्रेशन और द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? दैट कंडीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के ऊपर हमेशा याद रखना है कि डेल्टा जी का वैल्यू जो हमेशा ज़ीरो होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होता है उसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये था इसका मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। इसके जो बाद की बातें हैं, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन वगैरह, वो सब हम बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे। मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, कीप योर सेल्फ सेफ एंड बाय बाय।